हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस क्लास में सोल्व करेंगे सेट नंबर 37 1/12/2023 फर्स्ट शिफ्ट का पार्ट नंबर 1 जनरल नॉलेज। जो भी क्वेश्चन बने थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल नॉलेज के 37 सेट में 1/12/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में, वो सारे आपके इस क्लास में कवर होंगे। हमने 45 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी दोस्तों। इससे पहले हमने बहुत सारे सेट इसके सोल्व कर लिए। अभी 700-800 क्वेश्चन बचते हैं, टोटल 45 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ये आप एग्जाम से पहले जरूर लगा के जाना, क्योंकि जो पैटर्न है आपका वो भी कवर हो जाएगा और साथ ही साथ सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आल्सो नाउन हैज स्ट्रेटो volcanoes? A large volcano generally composed of lava flows, pyroclastic deposits and mud flow deposits as well as lava domes। हिंदी में पढ़ देता हूँ। कहता है निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटो ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है? जो एक बड़ा ज्वालामुखी मुखी है, जो आमतौर पर लावा प्रवाह, पायरोक्लास्टिक निक्षेप, मड फ्लो निक्षेप और साथ ही लावा गुंबदों से बना है। इसको कहते हैं, राइट आंसर होगा समग्र ज्वालामुखी। इंग्लिश में बोलेंगे कंपोजिट वोल्केनोस। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ये आपको बताना है। पहले कहता है कारक लागत पर एनएनपी को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। एनएनपी एट ए फैक्टर कॉस्ट इज रेफर टू एज एन नेशनल इनकम, अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड, व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत प्रयोज्य आय घरेलू आय से संबंधित अवधारणाएं हैं। कहते हैं पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम्स आर कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेट टू हाउस होल्ड इनकम। ये भी स्टेटमेंट आपको याद करना है, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। थर्ड, जीएनपी इंक्लूड्स आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय नेशंस ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में ठीक है, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। फोर्थ, घरेलू स्तर पर रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से जीएनपी जीडीपी से अधिक प्रासंगिक है। ये स्टेटमेंट गलत है। कहता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एट होम, जीएनपी इज मोर रेलिवेंट देन जीडीपी। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे बोलते हैं हम जीएनपी, एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी। और इसमें देश के भीतर या कह सकते हैं बाहर उपस्थित देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय को ध्यान में रखा जाता है। और ध्यान रखेंगे किसी वित्तीय वर्ष में किसी राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन जो 4 है ये गलत है, बाकी सारे ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बौद्ध आबादी है? बौद्ध आबादी सर्वाधिक पाई गई है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? एक समान नागरिक संहिता की दोस्तों गारंटी देता है, ये है आर्टिकल, ऑप्शन सेकंड आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44। क्वेश्चन नंबर 5, गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा के लिए 2012 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था, जिसने जून 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो इस समिति का नाम है, इस कमेटी का नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, रंगराजन समिति। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन कब पड़ता है दोस्तों? रक्षाबंधन एक हिंदू त्योहार है जो भाई और बहन के बीच प्यार और अटूट बंधन के प्रतीक के रूप में जाना जाता है भारत में। और ये ध्यान रखेंगे श्रवण महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और ग्रिगोरियन कैलेंडर के अगस्त महीने में इसको मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कह सकते हैं श्रवण श्रावण पूर्णिमा शुक्ल। ठीक है, श्रावण महीना पूर्णिमा के दिन इसको मनाएंगे या मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में
सही कथन को पहचानिए। पहला कहता है मूल्यह्रास अप्रत्याशित अपरचन है। ये स्टेटमेंट गलत है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्योंकि मूल्यह्रास पूंजीगत वस्तुओं के सामान्य गिराव और अप्रचलन के कारण होता है, जो कि अपेक्षित होता है, ना कि अप्रत्याशित। ये गलत है। पूंजीगत हानि अप्रत्याशित अप्रचलन है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, दूसरी वाली भी गलत है, क्योंकि पूंजीगत हानि अप्रत्याशित अप्रचलन, इंग्लिश में कहते हैं इसको अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के कारण हो सकती है, लेकिन यह राष्ट्रीय आय लेखांकन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, किसका हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का ये हिस्सा नहीं है। तीसरा, किसी दिए गए वर्ष के दौरान मध्यवर्ती सामान पूरी तरह से उपयोग हो जाता है या फिर बेच दिया जाता है। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है, ये अपने आप में दोस्तों ठीक है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में मध्यवर्ती वस्तुएं जिसे बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, वे वस्तुएं जिनका उपयोग किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में किया जाता है, या ये वस्तुएं एक ही वर्ष के भीतर पूरी तरह से उपयोग हो जाती हैं या फिर बेच दी जाती हैं। और राष्ट्रीय आय की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है, ताकि दोहरी गणना से बचा जा सके, डबल काउंटिंग काउंटिंग से बचा जा सके। राइट आंसर होगा इसका तीन, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, माई डेज निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, माई डेज 1974 में ये लिखी थी आर के नारायण के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। आर के नारायण, 1974, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा रीट जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है? इस रीट का नाम है, ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों। इसका मतलब है शरीर उपस्थित होना। और ये माना जाता है, ये रीट है जो मनमानी हिरासत के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक कवच इसको माना जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इसको एक माना जाता है कवच, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम डैश के शासक थे और उन्होंने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। ये थे, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड, काबुल के। अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम दोस्तों अफगानिस्तान में काबुल पर इन्होंने शासन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, गायिका श्याम मणि देवी निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? गायिका श्याम मणि देवी निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो इनका रिलेशन है, ये दोस्तों एक ओडिसी शास्त्रीय संगीत गायिका और संगीतकार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 12, नई दिल्ली में मध्ययुगीन काल का सीरी का किला निम्नलिखित में से किस वास्तुकला का प्रतीक है? सीरी का किला दोस्तों इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है, और इसका निर्माण करवाया था खिलजी वंश के दूसरे शासक, जिनका नाम था मोस्ट फेमस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था क्रिकेट मैचों का संचालन और नियंत्रण करती है? क्रिकेट मैचों का संचालन और नियंत्रण किया जाता है आईसीसी के द्वारा। आई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा किया जाता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 में दोस्तों भारत का जनसंख्या घनत्व था, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। भारतीय संविधान का कौन निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण की बात करता है? तो ये अनुच्छेद दोस्तों ये कहता है, अनुच्छेद 14 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ये कहता है, इसकी गारंटी देता है आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, क्रिकेट में मैदान अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार अक्षेत्र होता है, जिसे पिच के रूप में जाना जाता है।
जिसका आकार डैश होता है दोस्तों, पिच का आकार जहाँ पे मतलब कि बॉलिंग और बैटिंग होती है, तो इसका आकार होता है, आपको याद रखना है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड, 22 गज 20.12 मीटर गुणे इंटू 10 फीट या 3.04 मीटर। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड, ये लेंथ होती है और ये विड्थ होती है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीति निर्देशक दोस्तों सिद्धांतों के बारे में कौन सा है सत्य है? देखो, 42वें संविधान संशोधन 1976 जो लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 को, ने राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी बोलते हैं इंग्लिश में, पेश डीपीएसपी पेश किए थे, और इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और उसके बाद 11वां जोड़ा गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो हुआ था 2002 में। अब पढ़ते हैं इसको। पहला कहता है, कौन सा सही है ये आपको बताना है। पहला कहता है 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में राज्य के 6 नीति निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा दोस्तों। गलत है, कितने जोड़ा था? 10। 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया और प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया था। ये स्टेटमेंट में ठीक है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4 केवल बी। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A में इसको जोड़ा गया। इसके तहत ये क्या है, एक मौलिक अधिकार इसको बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? ये हुई थी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के उद्घाटन के समारोह में। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19, उच्च उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये हटाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू राइट आंसर होगा सिद्ध कदाचार और असमर्थता से। मतलब कह सकते हैं संविधान में प्रावधान है कि किसी न्यायालय को या किसी न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर या केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है? भारत का दोस्तों सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, माना जाता है साल्ट लेक सिटी स्टेडियम। ये आता है कोलकाता में। कहाँ पे आता है? कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 21, यदि उच्च उच्च न्यायालय अपील करने पर किसी आरोपी व्यक्ति को बरी करने के आदेश को उल्ट देता है, यदि उच्च न्यायालय अपील करने पर किसी आरोपी व्यक्ति को बरी करने के आदेश को क्या कर देता है, उलट देता है, और उसे मौत की सजा देता है, तो दिए गए श्रेणी के मामले के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किस प्रकार के अधिकार क्षेत्र को लागू किया जा सकता है? तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस कंडीशन में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, और भारतीय जो संविधान के अनुच्छेद 134 के अनुसार भारत के क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही में किसी भी निर्णय, अंतिम आदेश या सजा के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में क्या अपील की जा सकती है अकॉर्डिंग टू 134, आर्टिकल 134। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड, कह सकते हैं आपराधिक मामले के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 134 में है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय जलमार्ग 4, नेशनल वाटर हाईवे 4 निम्नलिखित में से किन नदियों से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, नेशनल वाटरवे 4 दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदियों से होकर गुजरता है। कृष्णा और गोदावरी नदियों से होकर गुजरता है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग डैश कहलाता है? आपको ध्यान रखना है, नर्मदा
नदी के उत्तर में स्थित जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, जो मालवा का पठार है दोस्तों, उसके बड़े क्षेत्र को ये कवर करता है। तो इसे कहते हैं केंद्रीय उच्चभूमि के रूप में इसको जाना जाता है। मध्य उच्चभूमि कह सकते हैं। ऑप्शन हिंदी में ऑप्शन थर्ड, सेंट्रल हाईलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 24, कला मंडलम गोपी को किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कला मंडलम गोपी दोस्तों कथकली के नाम से मशहूर शास्त्रीय नृत्य की नर्तक हैं ये। और 2009 में इनको दिया गया था पद्मश्री अवार्ड। कब दिया गया था? 2009 में। किसके लिए? कथकली के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन अनुपस्थित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों, कोशिकाओं में या कहते हैं इंग्लिश में प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं होती। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? उस टाइम दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे जबर खान के नाम से भी जाना जाता है, 1347 में इन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी और उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से कहाँ मना किया था? इन्होंने मना किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बैरकपुर में। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे, और इन्होंने सिपाहियों ने इन सिपाहियों ने मंगल पांडे के साथ, और मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया गया था, क्योंकि ये सुअर की चर्बी से बने होते थे, माना जाता है। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के उस नृत्य का नाम बताएं जिसमें टेक के रूप में नकली घोड़े की सवारी का उपयोग किया जाता है। जिसमें टेक के रूप में नकली घोड़े की सवारी का उपयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं, उस नृत्य का नाम है कच्छी घोड़ी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मृदा बांधने की मशीन के रूप में किया जाता है? आपको ध्यान रखना है, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स का उपयोग मिट्टी को बांधने वाले पादप के रूप में किया जाता है, और वे बहती हवा और पानी के कारण होने वाले मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, बचाते हैं। नाम है टेरिडोफाइट्स। इसे बोला जाता है मृदा या मिट्टी बांधने की मशीन। क्वेश्चन नंबर 30, पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, वह डैश राजवंश से संबंधित है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हर्षवर्धन ने 606 से लेके 647 तक, 647 ईस्वी तक उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया, और उनकी राजधानी थी कनौज। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था, जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। ये था चालुक्य वंश का शासक। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 31, पंडित रविशंकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज माने जाते हैं, वह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? पंडित रविशंकर हिंदुस्तानी, इनका रिलेशन है दोस्तों ऑप्शन फोर, ये है एक सितार वादक। क्या है? सितार वादक। और ये भी आपको ध्यान रखना है, 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। 1999 में क्या दिया गया था इनको? भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 32,
राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन आरोपों पर महाभियोग सदन के डैश सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। तो यहाँ पे हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, राइट आंसर होगा महाभियोग सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा। और ये क्वेश्चन पूछेगा कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो आर्टिकल 61 आएगा। और इससे कहेंगे कितने दिन पहले नोटिस देना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। क्वेश्चन नंबर 33, यह सिद्ध हुआ कि रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परमाणु न तो बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं। इस नियम को किस नाम से जाना जाता है? कहता है इट हैज बीन प्रूव्ड दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर destroyed, ना तो बनते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं। दिस लॉ इज नाउन हैज, तो इस नियम को कहते हैं, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे दोस्तों कह सकते हैं कि एटम ना तो बनते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इसको बोलेंगे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 34, नई आर्थिक नीति को किस नाम से भी जाना जाता है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज आल्सो नाउन हैज, तो इसको जाना जाता है, और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से, नए आर्थिक सुधार के नाम से। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी योजना छोटे सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमों और गैर कृषि क्षेत्र के व्यक्तियों को संपार्श्विक मुक्त ऋण के लिए है? तो ये योजना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, दैट इज PMMY। PMMY योजना फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और कब शुरुआत हुई थी इसकी? 2015 में। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे माना जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये माना जाता है दोस्तों उदय शंकर को। उदय शंकर को, राइट आंसर ऑप्शन था। और उदय शंकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1960 में, और पद्म विभूषण इनको दिया गया था 1971 में। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु का भाग नहीं है, जो कि वह एक क्षेत्र है जहां प्रारंभिक वैदिक आर्य रहते थे? सप्त सप्त सिंधु का सबसे पहले दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आर्य खानाबदोश लोग थे जो उत्तर पश्चिम से भारत आए थे। प्रारंभ में स्टार्टिंग में आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु, 7 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता था। और ये 7 नदियां थी, जैसे कि सिंधु, सिंधु, और पुराना नाम भी सिंधु का क्या था? उस टाइम पे सिंधु ही था। विपाशा, जिसका नाम पुराने दोस्तों जिसे जानते हैं व्यास के नाम से। वितस्ता, झेलम। परुष्णी का नाम था रावी। अक्षनी चिनाब का नाम था, या कहते हैं चिनाब का नाम क्या है? अक्षनी था। सतुद्री सतलज नदी को कहते थे। और सरस्वती नदी, इनमें से कौन सी नहीं आती? 7 में से ये नहीं आती, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज भागीरथी। भागीरथी इसमें नहीं आएगी। नाम अक्षनी किसका था? अक्षनी था यहाँ पे चिनाब नदी का नाम। अब किसके नाम से जानते हैं? चिनाब नदी को, इसको चिनाब नदी के नाम से हम जानते हैं पंजाब में। वैसे ही परूसणी दोस्तों जिसे बोलते हो आप रावी नदी। और वितस्ता, वितस्ता जिसे हम बोलते हैं झेलम नदी। लेकिन भागीरथी नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38, पंखे के आकार की पत्तियों वाली सबसे प्राचीन जीवित पौधे की प्रजाति कौन सी है, जिसका आकार है पत्तियों का पंखे के आकार की है, जिसे आमतौर पर रक्त विकारों और स्मरण शक्ति संबंधी विकारों के उपचार के हेतु उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है जिंको। सबसे प्राचीन जीवित पौधे की प्रजाति कौन सी है? ये है जिंक, ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की चौथी योजना की विशेषता नहीं है? कौन सी चौथी योजना की दोस्तों विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। इसके दोहरे उद्देश्य थे से स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि अपने आप में ठीक है, ये विशेषता इसकी कह सकते हैं नहीं है, बतानी है, ये तो विशेषता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था, ये भी ठीक है। 1971 के भारत पाक युद्ध से पहले और बाद में बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन एक महत्वपूर्ण समस्या थी, ये भी ठीक है। योजना की बड़ी सफलता माना जाता है, ये दोस्तों गलत है, बड़ी सफलता इसको नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 40, स्तूप वास्तुकला में तोरण का क्या अर्थ है? स्तूप वास्तुकला में तोरण का क्या अर्थ है? दोस्तों तोरण है जो, ध्यान रखेंगे, एक संस्कृत का शब्द है, ये इसकी उत्पत्ति हुई है संस्कृत शब्द से, जिसका अर्थ है, तोरण का मतलब होता है प्रवेश, मतलब एंटर करना, कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट प्रवेश द्वार, एंट्रिंग गेट्स। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस कलाकार को 2021 में आदिवासी लोक नृत्य गुसादी को जीवित रखने में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, इनका नाम है कनक राजू। कनक राजू एक भारतीय गुसादी नर्तक है और 2021 में कला में उनके योगदान के लिए सरकार ने पद्मश्री से इनको सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 42, मैग्मा को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। दोस्तों मैग्मा क्या होता है? पृथ्वी के नीचे स्थित अत्यंत गर्म तरल लिक्विड मटेरियल, या कहते हैं अर्ध तरल, उसी का कहा जाता है मैग्मा। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं द एक्सट्रीमली हॉट लिक्विड एंड सेमी लिक्विड रॉक लोकेटेड अंडर द अर्थ सरफेस। क्वेश्चन नंबर 43, बारदोली के प्रसिद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारदोली दोस्तों, बारदोली के प्रसिद्ध सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ये किया था ऑप्शन फोर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और ये हुआ था 1928 में। क्वेश्चन नंबर 44, योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण, कार्यान्वयन और विनियमन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देता है। किस वर्ष योजना आयोग की नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रस्तावित किया गया था, मतलब इसको चेंज कर दिया गया था? तो ये किया गया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 2015 में, 1 जनवरी 2015 में दोस्तों नीति आयोग, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, से योजना आयोग का इसने स्थान ले लिया था, प्रतिस्थापित कर दिया था, कह सकते हैं हिंदी में, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन झांसी की रानी रेजिमेंट का भर्तीकर्ता, कार्यवाहक और सेनापति था? झांसी की रानी रेजिमेंट का भर्तीकर्ता और कार्यवाहक सेनापति था, ऑप्शन फोर, नाम है लक्ष्मी स्वामीनाथन। कौन है? लक्ष्मी स्वामीनाथन झांसी की रानी रेजिमेंट के क्या थे दोस्तों? रेजिमेंट के भर्तीकर्ता और कार्यवाहक सेनापति। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान के पुष्कर मेले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहीं से बनेगा, पुष्कर मेला कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? कहाँ पे होता है? राजस्थान में। अब आपको बताना है कौन सा इनमें से स्टेटमेंट सही है पुष्कर मेले के रिगार्डिंग जो राजस्थान में होता है। पहला कहता है पुष्कर मेले का मुख्य उद्देश्य ऊंट, घोड़े, गाय, बकरी, भेड़ आदि जैसे मवेशियों के प्रदर्शन को बढ़ावा देना है, अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। यह त्योहार नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के समय मनाया जाता है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। यद्यपि यह पर्व पशु उत्सव है, लेकिन मेले में पशुओं की खरीद बिक्री वर्जित है, ये दोस्तों गलत है। ए और बी ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 47, स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया दोस्तों, ध्यान रखेंगे स्क्वैश स्क्वैश के लिए भारत में क्या है, एक सर्वोच्च संस्था है ये स्क्वैश के खेल के लिए। और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, ये भी आपको ध्यान रखना है पहले इससे। ठीक है, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ये है चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ पे है? चेन्नई तमिलनाडु, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के उत्तरी राज्यों में फसलों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा समूह खरीफ मौसम से संबंधित है? खरीफ मौसम से संबंधित बताना आपको। देखो खरीफ में दोस्तों चावल आता ही आता है। आप वर्डों से भी देखो, यहाँ पे चावल सेम इतने जितने इसकी लेंथ है जितनी, या कहते हैं इसमें जितने तीन शब्द हैं या तीन इसमें क्या है अक्षर है, वैसे तीन चावल में आपको रिलेट करके भी याद कर सकते हो। चावल क्या है? खरीफ की फसल है। तो चावल तो आना ही चाहिए, इसमें चावल नहीं है, इसमें चावल नहीं है, इसमें चावल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन फोर। कौन कौन सी है, समूह कौन सा है, ग्रुप है जो खरीफ मौसम से संबंधित है? चावल, मक्का और बाजरा। क्वेश्चन नंबर 49, द रेस ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने लिखी है? रेस ऑफ माई लाइफ लिखी है दोस्तों मिल्खा सिंह ने। किसने लिखी है? ध्यान रखेंगे आप, मिल्खा सिंह। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी के तहत टैक्स स्लैब में से एक नहीं है? जीएसटी के तहत टैक्स स्लैब है, 5% है, 12% है, 28% है, लेकिन 30% नहीं है, ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, 30% नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा एक और है 18%।